नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करने से पहले हम लोग समझेंगे मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लेते हैं 10 kg है हमारे पास, और इसका मास मान लेते हैं हमारे पास 5 kg है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये कुछ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों पे फोर्स अप्लाई करती हूँ, सेम फोर्स अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ दोनों पे, तो किसके ऊपर फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, उसी इम्पैक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम। कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से कितना इम्पैक्ट आता है, दैट इज़ मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट हमारी क्या होती है, kg, एंड वेलोसिटी की यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट मेरी क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों केस के लिए हम लोग मोमेंटम निकालेंगे ताकि हम पता कर सकें कि कौन से ऑब्जेक्ट पे हमारा इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा फोर्स लगने की वजह से। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालें तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 मास इंटू वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। और इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 इज मास एंड 3 इज वेलोसिटी, 15 kg मीटर पर सेकेंड। जिसका जितना ज़्यादा मोमेंटम उसका उतना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट आएगा फोर्स लगने की वजह से, ठीक है। यही हमारा होता है मोमेंटम। अब मोमेंटम हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मोमेंटम, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। लेकिन पहले हम लोग मास को लेंगे, ठीक है। अगर दोनों का प्रोडक्ट के ये हमारा इक्वल आता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। के हमने कोई कांस्टेंट टर्म यूज़ कर ली है, जनरली के की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। तो मोमेंटम हमारा कितना आ जाता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा बोलता है किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना चेंज आएगा मोमेंटम का, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, इन दोनों केस में मैंने क्या पढ़ा, जितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा उस ऑब्जेक्ट के, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इस पर मैंने कोई फोर्स लगाया, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब मुझे कैसे पता लगेगा कितना फोर्स लगा, जितना ज़्यादा इसका मोमेंटम आएगा उतना मैं बोलेंगे उस पर मैंने उतना ज़्यादा फोर्स लगाया, ठीक है। तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, ठीक है। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी पहले 0 थी तो मोमेंटम मेरा कितना आ जाएगा 0। फाइनल मोमेंटम पी, एफ मीन्स फाइनल, मास इंटू वेलोसिटी। ये किसी वेलोसिटी से मूव करने लगा तो मास इंटू वेलोसिटी कुछ आई होगी इसके पास। जितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा, चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमारा होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये कितना ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूँगी उतना ज़्यादा ये मूव भी तो करेगा, तो इसका फाइनल मोमेंटम मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied unbalanced फोर्स, जो किस डायरेक्शन में लगाते हैं हम लोग, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसको अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में देखें तो मैं क्या बोल सकती हूँ, चेंज इन मोमेंटम ये हमारा किसके इक्वल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको हम लोग इधर लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है मेरा, मास इंटू
वेलोसिटी फाइनल की माइनस मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल वाली मेरी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। चेंज बोला है तो मैं क्या करूँगी, इनिशियल और फाइनल वाले को माइनस करूँगी। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोला है, मतलब रेट जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, उसको टाइम की रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे भी टाइम लिखेंगे। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के। यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, टाइम लिख देंगे। मास मैंने दोनों का एम रखा है क्योंकि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब ये चाहे कितने ही तेज से मूव करे या रुक जाए, इसका मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा तो नहीं इसका मास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने मास को कांस्टेंट रखा है, तो क्या हो जाएगा, मास को हमने कॉमन निकाल लिया, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t। अब हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो मेरा फोर्स कितना आ जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेम मोमेंटम की तरह के वाली टर्म यूज़ कर लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और जनरली हमारी के की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स का फॉर्मूला मेरा क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही हमारा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन याद रखने की कैसे कैसे क्या हमने करके निकाला है। अब यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है हमारी, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये हमने पढ़ा है। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला मेरा एक और यहाँ पे आता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट मेरी होती है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट मेरी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरी फोर्स की एक और यूनिट क्या आ जाती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू न्यूटन। ओके, ये हमें याद रखना है कि फोर्स की यूनिट हमारी क्या होती है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें मेन हमें इसके मोमेंटम के बारे में पढ़ना था। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि हमें नॉर्मल एग्जांपल समझाया जाता है स्टार्टिंग से इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हमें कोई थप्पड़ मारता है, हमें गुस्सा आएगा, हम भी उसको क्या करेंगे, सेम जितनी तेज़ उसने हमें थप्पड़ मारा हम भी उसी सेम अमाउंट में सेम मैग्नीट्यूड का उसको थप्पड़ मारेंगे। लेकिन वो जो थप्पड़ है वो हमारी तरफ से जाएगा, तो ये क्या हो गया, अपोजिट रिएक्शन हुआ हमारा, और इक्वल रिएक्शन हुआ। ये हर एक एक्शन के लिए हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसका होता है, और एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं, ठीक है। तो इस लॉ के लिए दो बॉडीज़ का होना ज़रूरी है, कभी भी एक बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये हमें क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन, हमेशा किस पे लगेंगे, डिफरेंट बॉडीज़, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये लॉ है हमारा, इसमें मेन थ्योरेटिकल पार्ट ही आता है इसका। एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, गन रिकॉइल्स, ये समझाती हूँ मैं। व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड, जब भी हम लोग गन को फायर करते हैं तो उसमें से बुलेट जितनी तेज़ आगे निकल के जाती है उतना ही फोर्स गन पे भी लगता है। तो इस वजह से गन क्या होती है, पीछे की तरफ मूव करती है। जितनी तेज़ बुलेट निकल के जाती है उतना ही फोर्स वो गन पे भी लगाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, वॉकिंग। जब हम वॉक करते हैं तो हमें पता है वॉकिंग में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। हम लोग जितना फोर्स आगे की तरफ लगाते हैं उतना ही हमें ग्राउंड पीछे की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से हम वॉक कर पाते हैं, ठीक है। तो जितना फोर्स आगे उतना सेम अमाउंट का फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स हमारा पीछे की तरफ लगता है, लेकिन कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब क्या है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको समझते हैं। फिफ्थ हमारा जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, दो बॉडीज़ हैं, ये मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में जा रही थी, एक इस डायरेक्शन में जा रही थी। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इसके लिए मान लेते हैं ये u1 वेलोसिटी से आ रहा था, ये मान लेते हैं u2 वेलोसिटी से इस साइड में आ रहा था, ठीक है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास, मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ये कितना हो जाएगा m1 इंटू u1, क्योंकि हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 इंटू u2। अब ये हमारे मूव कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, बिफोर कॉलिजन। कॉलिजन मतलब होता है टकराना, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, आएंगे और ये टकरा जाएंगे। टकराने के बाद क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। अब इसका टोटल मोमेंटम अगर लिखूँ इन दोनों सिचुएशन का, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, ये m1 हमारा इस साइड में मूव करने लग जाएगा, कुछ इसके अंदर वेलोसिटीज़ की चेंज हो जाएगी क्योंकि ये टकरा चुका है, तो ये v1 वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, ठीक है। और ये m1 हमारा v2 वेलोसिटी से, सॉरी ये v1 वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, m2 हमारा v2 वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ये कौन सी सिचुएशन है, आफ्टर कॉलिजन के बाद वाली सिचुएशन है। तो फाइनल मोमेंटम इसके लिए क्या हो जाएगा, m1 इंटू v1, एंड इसके लिए क्या हो जाएगा, m2 इंटू v2। फाइनल का टोटल मोमेंटम मैं चेक करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्व करना है हमें मोमेंटम को, मतलब टोटल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स का बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, ठीक है। उसमें कोई भी हमें जब यहाँ पे हमने क्या लगा, कोई भी फोर्स नहीं लगाया, ये खुद ही आई है, खुद ही टकराई है, यहाँ पे मैंने कुछ भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स इनके ऊपर अप्लाई नहीं किया है। तो जब बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तो बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या होगा, बिफोर कॉलिजन वाला मोमेंटम और आफ्टर कॉलिजन वाला मोमेंटम सेम रहता है। तो बिफोर कॉलिजन m1 u1 प्लस m2 इंटू u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। यही हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या है, m1 एंड m2 हमारे मासेस हैं, u1 एंड u2 हमारी क्या होती हैं, इनिशियल वेलोसिटी। मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, u रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, तो दोनों के लिए क्या हो जाएंगे, इनिशियल वेलोसिटीज़, एंड v1 एंड v2 हमारी क्या हो जाएंगी, फाइनल वेलोसिटीज़। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स बचे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, वो उनकी मैं अलग वीडियो बना के डालूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।